Okay, good evening to all of you. I'm audible. If I am audible, please drop a message in the chat box. क्या मैं ऑडिबल हूँ? तो प्लीज़ अगर ऑडिबल है तो प्लीज़ ड्रॉप अ चैट बॉक्स, सॉरी ड्रॉप अ मैसेज इन द चैट बॉक्स. यस, ओके. चलिए, तो अपन आज स्टार्ट करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट का. देखिए, अभी तक अपन ने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए कॉन्ट्रैक्ट के. एंड कल मैंने आपको क्वेश्चंस भी बताए थे कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं. तो आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाने वाले जो एग्जाम में आपको 5 मार्क देके जाएगा. एंड अपना टारगेट है कि इस 20 दिन में 70 मार्क्स, ये अपना टारगेट है. जिन लोगों ने अभी तक जो वीडियोस नहीं देखे अभी तक, वो सब वीडियोस देख लेना, क्योंकि बहुत बेसिक से मैंने बताया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ेंगे एकदम बेस्ट. अभी देखिए, कल अपन ने टाइप्स ऑफ डैमेजेस पढ़े थे, कितने टाइप्स के डैमेजेस होते हैं. एग्जाम में एक 5 मार्क का क्वेश्चन आता है कि कितने टाइप्स के डैमेजेस होते हैं. तो वो मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया गया था कि ऐसे कम से कम 5 टाइप के डैमेजेस है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए गए थे. अब आगे बढ़ेंगे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, वो है पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस. बच्चों, इसमें एक डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. अब इन दोनों का डिफरेंस कैसे लिखना है एग्जाम में, ध्यान रखना, बहुत टू द पॉइंट लिखना है, क्योंकि एग्जाम में ये आता ही आता है. तो लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है. बच्चों ध्यान से सुनना, मैं एक चीज बता रहा हूँ. लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ऐसी डैमेज जिसको आप पैसे में काउंट कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से, ये रिमोट है, ये रिमोट टूट जाता है, इसकी वैल्यू 100 रुपये. तो मुझे बताइए मेरा कितना डैमेज हुआ? 100 रुपये का डैमेज हुआ. तो लिक्विडेटेड डैमेजेस इज नथिंग बट द डैमेजेस विच इज काउंटेड इन मनी. जो पैसे में काउंट किए जाएंगे उसे लिक्विडेटेड डैमेजेस कहा जाता है. अब ये आपको होगा लिक्विड डैमेजेस. अब नेक्स्ट जो आता है दैट इज पेनल्टी. अब पेनल्टी का मतलब क्या होता है बच्चों की, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बेसिकली पनिशमेंट के ही होता है. पनिशमेंट मतलब इट माइट बी मोर देन द वैल्यू ऑफ द गुड्स. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये 100 रुपये का गुड्स है, तो मुझे डैमेज कितना मिल सकता है? 100 रुपये तक मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जितने की गुड्स है उतना ही मैक्स आपको डैमेज मिल सकता है. बट मैं अगर बात करूँ पेनल्टी की, तो पेनल्टी के केस में क्या होता है बच्चों कि पेनल्टी शायद इसके अमाउंट से बढ़कर भी हो सकती है. मतलब 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, इसके बढ़ के भी हो सकती है, क्योंकि पेनल्टी का मेन इंटेंशन होता है टू पेनलाइज द पर्सन, उसको पनिश करना, उसको सजा देना, ये अपना मेन इंटेंशन होता है. एंड इसके अगर साथ साथ देखा जाए तो लिक्विडेटेड डैमेजेस का क्या होता है, इट इज़ ओनली डैमेजेस. ये सिर्फ अपने प्राइस तक ही मतलब लिमिट होता है, उससे ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते. तो चलिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गए तो कैसे आंसर लिखोगे आप दोनों के बीच में. तो सबसे पहले फर्स्ट बच्चों अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है. प्री एस्टिमेट. प्री एस्टिमेट मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले डिफाइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट में अगर पहले डिफाइन किया है तो ऐसे प्री एस्टिमेटेड डैमेजेस होते हैं. एंड याद रखना ये क्या होता है? एक्सेसिव. एक्सेसिव मतलब सर अनरीजनेबल. अनरीजनेबल मतलब सर मैंने बोला ना, आपके गुड्स के प्राइस से एक्सीड भी हो सकता है, अनरीजनेबल हो सकता है, एक्सेसिव हो सकता है. सेकेंड डिफरेंस क्या है? लिक्विडेटेड डैमेजेस कंपेंसेटरी होते हैं. कंपेंसेटरी मतलब आपको जिस चीज का डैमेज हुआ है, जिस गुड्स का डैमेज हुआ है, उसको पैसे में कन्वर्ट करना, वो कंपेंसेटरी नेचर होता है, उसको कंपेंसेशन दिया जाता है. बट इसका मेन इंटेंशन क्या होता है? टू पनिश द पर्सन. पिनिटिव मतलब बेसिकली उसको पनिश किया जाता है. तीसरा मेन डिफरेंस क्या है? ये रीजनेबल होता है, प्रोपोर्शनेट टू द एक्सपेक्टेड डैमेजेस. तो ये बेसिकली जितना डैमेज होता है उसके अराउंड प्रोपोर्शनल रेशियो के हिसाब से होता है. मतलब जैसे अगर 100 रुपये का गुड्स है, वो कुछ आधा डैमेज हुआ है तो आपको 50 रुपये मांग सकते हैं, 20 रुपये मांग सकते हैं, बेसिकली ये होता है. बट अगर मैं बात करूँ ये तो जनरली हायर दैन द एक्चुअल लॉस, मतलब जितना लॉस है उससे ज़्यादा अमाउंट ये कंसिडर किया जाता है. ये एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि आपको पता है आपसे डैमेज हुआ है, आपसे गलती हुई है, तो जनरली एक्सेप्ट किया जाता है. बट अगर मैं बात करूँ इसकी पेनल्टी की, तो जनरली ये कोर्ट रिड्यूस भी कर सकता है. क्या कर सकता है? कोर्ट रिड्यूस भी कर सकता है. अगर देखा जाए तो आप रिजनेबल लॉस भी आपसे कवर किया जाएगा, तो डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट कितना आपसे रिकवर कर सकता है. तो चलिए एक बार मैं आपको बताता हूँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया, एंड लास्ट डिफरेंस क्या बच्चों, ये बेसिकली जितना लॉस है उसका अपना डैमेज देना पड़ता है, एंड लास्ट
डिले जितना करोगे उतना पेनल्टी ज़्यादा होगा। कुछ नहीं, इसको मत याद कीजिए। मैं आपको सिंपल चीज़ बताऊँ, टेक्निक बताऊँ याद करने के लिए। सबसे बेसिक टेक्निक याद करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट दिमाग में क्या फिक्स कर लीजिए, सबसे पहले फर्स्ट दिमाग में फिक्स करिए लिक्विडेटेड डैमेजेस। ये अपना लेफ्ट हैंड क्या है, लिक्विडेटेड डैमेजेस। राइट हैंड क्या है, पेनल्टी। डैमेजेस क्या होता है, रीजनेबल होता है। पेनल्टी क्या होता है, अनरीजनेबल होता है। डैमेजेस क्या होता है, सब्जेक्ट टू द वैल्यू ऑफ द गुड्स। पेनल्टी क्या होता है, एक्सेसिव होता है। डैमेजेस आप एक्सेप्ट भी कर लेते हो, पेनल्टी आप रिड्यूस भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन द कोर्ट। डैमेजेस बेसिकली क्या होता है, रिजनेबल होता है, मतलब ये बेसिकली चार्ज किया जाता है सिर्फ लॉस रिकवर करने के लिए। पेनल्टी क्या होता है, टू पनिश द पर्सन। कितना बेसिक डिफरेंस है, 4 डिफरेंस तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। तो एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आया तो बिंदास लिख देना डिफरेंस बिटवीन द क्या, पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट है रेमेडीज। सर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में ब्रेक कर देता है, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच कर देता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट है, सर ऐसे केसेस में क्या किया जाएगा? तो टेंशन मत लीजिए, रेमेडीज पे 5 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से रेमेडीज अवेलेबल है अगर कोई ब्रीच करता है तो कॉन्ट्रैक्ट को। तो सबसे पहले फर्स्ट रेमेडी क्या है, रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर मैं आपको कुछ गुड्स देना चाहता हूँ बट आप मुझे पैसे नहीं देना चाहते, तो आई हैव द राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे बोलते कि सर एग्जाम में कैसे लिखना, क्वेश्चन आया तो समझ नहीं आता। अगर कैसे लिखना है मतलब क्या, जो डिफॉल्ट करेगा वो क्लेम नहीं करेगा, सीधी सी बात है। एग्जाम में अगर आपको पहला पॉइंट लिखना है, एग्जाम में अगर आपको पहला पॉइंट लिखना है कि व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द डिफॉल्ट, अवेलेबल टू द पार्टी, तो पहला पॉइंट क्या है, रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब रेसेशन के बारे में क्या लिखोगे, जिस पार्टी में परफॉर्म करने की रेडी है बट सामने वाली पार्टी डिनाई कर रहा है, वो ब्रीच कर रहा है, तो जो पार्टी परफॉर्म करने के रेडी है उसके पास राइट है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। कितना इजी पॉइंट है। और क्या लिखने में आपको दिक्कत आती है, एक्सप्लेन करने में दिक्कत आती है, बच्चों को लगता है शुरुआत कहाँ से करनी है, अपने ओन लैंग्वेज से स्टार्ट कीजिए, ओन वर्ड से कीजिए, कोई इशू नहीं है। सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए अपनी खुद की। क्या लिखा है अभी देखिए, मैंने सिंपल वर्ड्स में बताया, कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन बाय द वन पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टी ने ब्रेक कर दिया, अदर पार्टी क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाएगा। एंड एब्जॉल्व मतलब फ्रीडम ऑफ ऑल हिज ऑब्लिगेशंस। मतलब सर अगर मैं आपको गुड्स देने वाला था बट आपने डिनाई किया, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा एंड मेरे ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी, मैं कोई भी परफॉर्म नहीं करूंगा बिकॉज आपने डिनाई किया, आपने डिफॉल्ट किया। समझा आपको? तो एग्जाम में कितना इजी लिखने के लिए, अगर एग्जाम में पहला पॉइंट एक्सप्लेन करना है रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या लिखोगे, the party who has default the performance, the party who has default the performance, then other party have the option to cancel the contract and other party free from the obligations। वो फ्री हो जाएगा ऑब्लिगेशन से, बिकॉज सामने वाला पार्टी रेडी नहीं तो मैं क्यों परफॉर्म करूँ। सीधी सी बात है, समझा कि नहीं आपको? ये पहला पॉइंट समझ गया आपको? चलिए रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस मेंशन कर देना क्या आपको रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ गया। चलिए अब सेकंड जो रेमेडीज आता है, सेकंड रेमेडी जो अवेलेबल है वो है बच्चों क्वांटम मेरिट। इसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क करना, अगर आपके पास चार्ट बुक है ये, इसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क करना, क्योंकि ये एग्जाम में 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है। कितने मार्क के लिए क्वेश्चन आया है? 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया है। तो याद रखना अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया क्वांटम मेरिट क्या होता है, क्वांटम मेरिट का मतलब क्या है, बहुत सिंपल चीज़ बता दो, ध्यान से सुनना। ये 5 मार्क के लिए कन्फर्म क्वेश्चन आया है, क्वांटम मेरिट। मैं आपको 100 रिमोट देने वाला था, मैं कितना रिमोट देने वाला हूं आपको? 100 रिमोट देने वाला हूं, बट उसमें से मैंने सिर्फ 50 रिमोट दिया। मैंने इसमें से कितने रिमोट दिए? सिर्फ 50 रिमोट आपको दे दिया एंड 50 रिमोट मैंने डिनाई कर दिया कि मैं आपको नहीं दे सकता। तो इस केस में मैं आपसे कितना पैसा मांग सकता हूं? जितना मैंने परफॉर्म किया, मतलब 50 गुड्स का। तो जिस परफॉर्मेंस का आप पैसा क्लेम कर सकते उसे कहा जाएगा क्वांटम मेरिट। क्या कहा जाएगा बच्चों से? क्वांटम मेरिट कहा जाएगा। सबको समझा? अब मैं आपको बहुत अच्छे से लिख के देता हूँ, ध्यान सुनना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो बहुत इजी आप लिख सकते हो। देखिए क्या लिखा है बच्चों, क्वांटम मेरिट। अब क्वांटम मेरिट का मतलब क्या बच्चों, ध्यान सुनना। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी है, ठीक है, ए एंड बी है। क्वांटम मेरिट का मतलब क्या, ध्यान सुनना। ए ने बी को वादा किया, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं आपको 100 क्वांटिटी फ़ोन दूंगा। क्या बोला? मैं 100 क्वांटिटी के आपको फ़ोन दूंगा। किसने बोला? ए ने बी को बोला।
ठीक है, चलिए ए ने बी को दिया 50 क्वांटिटी गुड्स, कितना दिया, ए ने बी को दिया 50 क्वांटिटी गुड्स। अब 50 क्वांटिटी गुड्स देने के बाद बी ने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, मतलब बी ने नो बोल दिया, मतलब बी ने डिनाई कर दिया। इसका मतलब ए इज रेडी टू परफॉर्म, बट बी ने डिनाई कर दिया, बट ए ने अपना आधा पार्ट तो परफॉर्म कर दिया है, मतलब 100 गुड में से 50 गुड्स ऑलरेडी दे चुका है। अब इस केस में अगर ए को कंपेंसेशन क्लेम करना है तो ए क्या 100% कंपेंसेशन क्लेम करेगा? नहीं सर। तो कितना क्लेम करेगा? तो इस केस में ए कंपेंसेशन क्लेम करेगा सिर्फ 50%, बिकॉज उसने परफॉर्म कितना किया है? सिर्फ 50% परफॉर्म किया। तो आप जितना परफॉर्म करोगे उतना ही क्लेम करोगे, इसे कहा जाएगा क्वांटम मेरिट। कितना ईजी है, कितना ईजी मुझे बताइए। इसमें और एक कंडीशन याद रखना, इसमें और एक कंडीशन याद रखना, ध्यान से सुनना। अगर आप इस परफॉर्मेंस को, या आपका जो 100 क्वांटिटी का परफॉर्मेंस है ना, अगर ये आप 100 क्वांटिटी का परफॉर्मेंस को सेपरेट नहीं कर सकते, सेपरेट कर नहीं सकते मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट द पार्ट परफॉर्मेंस, मतलब 50 गुड को आप अलग नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो उस केस में आप एक लमसम अमाउंट मांग सकते हो। उस केस में क्या कर सकते हो? लमसम अमाउंट मांग सकते हो। सर मतलब कैसे, समझा नहीं? अभी एग्जाम्पल बता दूँ, ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि मैंने आपको ऐसे गुड्स दिए, मैंने आपको ऐसे गुड्स दिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पनीर की सब्जी दे दी। अब पनीर सब कंटेंट मेंटेन मैंने ही बना के दिया। अब मैंने पनीर की सब्जी बना दी, पनीर का कॉस्ट कितना आया, उस मसाले का कुछ कॉस्ट कितना है, सब मिला के 1000 रुपये खर्चा आया। अब मैं उसको अलग नहीं कर सकता, पनीर को अलग नहीं कर सकता, सब्जी को अलग नहीं कर सकता। इसका मतलब ऐसे कोई गुड्स है जिसको आप अलग नहीं कर सकते, तो उस केस में आप एक लमसम अमाउंट क्लेम कर सकते हो। बट जहाँ पे गुड्स को आप सेपरेट कर सकते हो, वहाँ पे आप कितना अमाउंट क्लेम कर सकते हो? वहाँ पे आप जितना परफॉर्म किया है उतना ही अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो। उसे कहा जाएगा क्वांटम मेरिट। समझा? चलिए देखिए क्या लिखा है। वन पर्सन रेंडर सर्विस टू अनदर, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को सर्विस दे दिया, पे भी कर दिया। नो पर्टिकुलर रेम्युनरेशन हैज बीन फिक्स, कोई रेम्युनरेशन फिक्स नहीं है। लॉ विल इन्फर प्रॉमिस टू पे, ब्रीच हैड अ टाइम ऑफ ब्रीच डन पार्ट एंड सिक्स टू बी कंपनसेटेड फॉर द वैल्यू ऑफ द वर्क डन। सिंपल सी भाषा कहता है कि जितना मैंने परफॉर्म किया उतना मुझे पैसा दीजिए। इसके लिए 2 कंडीशंस कौन सा? सबसे पहले फर्स्ट, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होना चाहिए। जिस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आप एंटर करना चाहते हो वो डिस्चार्ज हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। क्लेम मस्ट बी बॉट बाय द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट, तो जिसने डिफॉल्ट नहीं किया है वो क्लेम ला सकता है, बट जिसने डिफॉल्ट किया वो क्लेम नहीं कर सकता। कितने पॉइंट्स हो गए अपने? 3-4 पॉइंट्स हो गए। तो देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ लिखा के देता हूँ, आप ध्यान रखना। यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया क्वांटम मेरिट का, 5 पॉइंट लिखना है। कैसे पॉइंट्स? 5 पॉइंट लिखना है। देखिए तो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, आप भी मेरे साथ लिखना अगर आपके पास टाइम है तो। क्या है क्वांटम? बहुत सिंपल वर्ड में लिखाई देगा क्वांटम मेरिट। एग्जाम में 5 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन आता है क्वांटम मेरिट। तो क्वांटम मेरिट एग्जाम में क्वेश्चन आया 5 मार्क का, तो क्या लिखोगे? सबसे पहले फर्स्ट, क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। देन द पार्टी, द पार्टी, कौन सा पार्टी? नॉट इन डिफॉल्ट, जिसने डिफॉल्ट नहीं किया। द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट, वो क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है। क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है। तीसरा पॉइंट, कितना इजी है क्वांटम मेरिट का? तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे बच्चों? जितना परफॉर्म किया है, जितना परफॉर्म किया है उतना ही प्रोपोर्शन, उतना ही प्रोपोर्शन आप क्या करोगे? क्लेम करोगे। ये सर नो? बट जब आपको क्लेम करना है, जब आपको क्लेम करना है तो ये परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस सेपरेबल होना चाहिए। सेपरेबल मतलब सर आप इसको सेपरेट कर सकते हो, तब जाके क्लेम कर सकते हो। इस परफॉर्मेंस को आप क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो, डिविजिबल कर सकते हो। सर अगर नॉन सेपरेबल है, मतलब इस परफॉर्मेंस को आप सेपरेट नहीं कर सकते, नॉन सेपरेबल है, तो क्या कीजिए? लमसम अमाउंट क्लेम कीजिए। कितने अमाउंट क्लेम कीजिए? लमसम अमाउंट क्लेम कीजिए। कितने पॉइंट लिख के दिए मैंने? 5 पॉइंट लिख के दिए। बताइए 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। बच्चे कहते कि इसे समझ नहीं आता लिखना कहाँ से, क्या लिखना है इसमें? क्या इससे ज़्यादा क्या लिखना है? क्वांटम मेरिट,
जिसमें कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट, जिस पार्टी ने डिफॉल्ट नहीं किया वो क्लेम करेगा, और जिसने परफॉर्म किया उतना ही परफॉर्मेंस पे वो क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। परफॉर्मेंस अगर सेपरेबल है तो आप क्लेम कर सकते हो, परफॉर्मेंस अगर नॉन सेपरेबल है तो आप क्या कर सकते हो, लमसम अमाउंट मांग सकते हो। कितना ईजी है क्वांटम मेरिट। चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है बच्चों, ध्यान सुनना, अगर ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताओ क्योंकि माइनर के केस में भी ये क्वेश्चन आया था। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंपल चीज बताता हूँ, देखिए ध्यान सुनना। अब आएंगे अपन नेक्स्ट रेमेडी कौन सा है, दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैं आपको दो एंगल से बताता हूँ, एक माइनर के एंगल से बताता हूँ एंड एक नॉर्मल 18+ एज है उसके एंगल से बताता हूँ, ताकि एग्जाम में आपकी दोनों कंसेप्ट क्लियर हो। एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। सबको समझे यहाँ तक? चलिए अभी अपन आगे जाएंगे। देखिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है, ध्यान सुनना। फॉर एग्जाम्पल ये रिमोट मेरे दादाजी ने बनाया, ये एक ही रिमोट है जो दादाजी ने बनाया, उसके बाद दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे। मतलब इसका मतलब दादाजी का ये लास्ट रिमोट था, लास्ट गुड्स था जो बनाया था। अब मार्केट में ऐसा गुड्स कहीं नहीं मिलेगा, मार्केट में ऐसा गुड्स कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज ये जो गुड्स है ये बहुत यूनिक है। पहला पॉइंट, आपका गुड्स क्या है, बहुत यूनिक है। सेकेंड पॉइंट, इसमें क्या है सर, स्पेशल अटैचमेंट है आपकी, इसमें क्या है सर, स्पेशल अटैचमेंट है। तीसरा, सर ये मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, मतलब ये कॉमन नहीं है, ये यूनिक है एंड ये इसमें एक स्पेशल अटैचमेंट है सर, ये मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। तो सर क्या होगा, इस केस में आप जब कोर्ट में केस फाइल करोगे ना तो उसको कंपनसेशन नहीं मांगना। जब कोर्ट में केस फाइल करोगे उसे कंपनसेशन नहीं बोलना, कोर्ट में क्या फाइल करने का कि मुझे उस इंसान का परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब उस इंसान ने मुझे ये रिमोट वापस देना चाहिए, क्योंकि ये रिमोट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पिक्चर में कब आएगा, जब आपका रिमोट बहुत यूनिक है, इससे कोई स्पेशल अटैचमेंट है, मार्केट में ऐसा रिमोट कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसे गुड्स में, ऐसे केसेस में अपने को पैसा नहीं चाहिए, ऐसे केसेस में आपको ये रिमोट ही चाहिए, ये परफॉर्मेंस चाहिए उस इंसान का। तब अपन कोर्ट में क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस केस फाइल कर सकते हैं। बट यार ना ये माइनर के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं, माइनर के केस में इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट में बताता हूँ कॉन्ट्रैक्ट में सिचुएशन कैसा होगा, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना बच्चों। ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब ए फॉर एग्जाम्पल बी को एक प्रॉपर्टी बेचने वाला, वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो बहुत इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ, मतलब ये प्रॉपर्टी कहीं नहीं मिलेगी, तो बी को ये प्रॉपर्टी चाहिए, कैसे भी करके चाहिए। तो ए ने ऑफर दिया बी को कि ये प्रॉपर्टी मैं 50,000 में बेचना चाहता हूँ। ए हैज गिवन ऑफर टू बी कि मुझे प्रॉपर्टी बेचना है 50,000 में। अब बी ने क्या कर दिया, बी ने डिनाई कर दिया, बी कहता है कि मैं नहीं दूंगा आपको, मुझे नहीं आना आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में। तो इस केस में ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जब ए कोर्ट में जाएगा एंड केस फाइल करेगा बी के अगेंस्ट, तो क्या मांगेगा पता है, कंपनसेशन नहीं मांगेगा, फिर क्या क्लेम करेगा, परफॉर्मेंस, मुझे उस पार्टी का क्या चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए। तो इस केस में माना जाएगा कि आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को इंट्रोड्यूस किया, उसको क्लेम किया। तो समझा आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब आप ला सकते हो, जब आपका गुड्स क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए, जो मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं हो सकता। उस केस में आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल कर सकते हो। तो पहले अपने पास क्या राइट था, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दीजिए, रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड राइट अपने पास क्या था बच्चों, क्वांटम मेरिट, जितना परफॉर्म किया उतना क्लेम कीजिए। तीसरा ऑप्शन अपने पास क्या था बच्चों, दैट इज क्या था, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि मुझे उसका परफॉर्मेंस चाहिए। अब चौथा राइट क्या आपके पास, तो चौथा राइट मेरे पास ये है, सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन वो अगर डॉक्टर देता वो नहीं, इंजंक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, स्टॉप। बहुत सिंपल बताओ, ध्यान सुनना, ये तो नॉर्मल क्लास में मैं बताता हूँ, ये जो अपने रिवीजन बैच चलेगा ना, ये तो मैं नॉर्मल क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट बहुत डिफिकल्ट इसलिए। ध्यान सुनना, इंजंक्शन का मतलब क्या होता है भैया, इंजंक्शन में दो टाइप होता है, एक होता है टेम्पररी इंजंक्शन और एक होता है फाइनल इंजंक्शन। ठीक है, टेम्पररी एंड फाइनल इंजंक्शन में डिफरेंस क्या है। अब इंजंक्शन का मतलब होता है इमीडिएट रिलीफ, इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, इमीडिएट रिलीफ। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो ना, सर डॉक्टर बहुत पेन हो रहा है, मुझे कुछ तो ऐसा बता दीजिए टैबलेट जिससे मेरा पेन ठीक हो सकता है। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि अगर किसी पार्टी को बहुत लॉस हो रहा है
तो उस केस में इंजंक्शन दिया जाता है। अभी एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। पहले टेम्पररी का मतलब होता है स्टॉप। टेम्पररी इंजंक्शन का मतलब होता है स्टॉप, जैसी वैसी रही है। अब एग्जाम्पल बताओ, ध्यान सुनना। फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉपर्टी है, ए कहता है ये मेरी प्रॉपर्टी है, बी कहता है मेरी प्रॉपर्टी। इन दोनों के बीच में झगड़ा है, ए कहता है ये मेरी है, बी कहता है ये मेरी है। अब इस केस में ये जो कोर्ट में केस गया, अब क्या हो सकता है पता है, इस केस में क्या हो सकता है कि ए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकता है या तो बी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकता है। मतलब इन दोनों में से कोई भी उस प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कर सकता है एंड इसकी वजह से लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में कोर्ट क्या ऑर्डर पास कर सकता है, इंजंक्शन, मतलब स्टॉप। क्या पास करेगा कोर्ट, इंजंक्शन पास करेगा, मतलब स्टॉप। जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आएगा कोर्ट का, तब तक इस प्रॉपर्टी पे कोई भी राइट एक्सरसाइज नहीं करेगा। मतलब ना ए ना बी, मतलब स्टॉप। जैसी वैसा रहेगा, जब तक कोर्ट का फाइनल इंजंक्शन नहीं आएगा तब तक इस प्रॉपर्टी पे कोई भी एंटर नहीं करेगा। तो इसे कहा जाता है इंजंक्शन पास करना। तो इंजंक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, टेम्पररी रिलीफ, मतलब स्टॉप, जब तक डिसीजन नहीं आता। तो आपके पास राइट क्या बच्चों, एंड जब आपका फाइनल रिलीफ आ जाएगा वो किसी के किसी फेवर में पास किया जाएगा। तो लास्ट 5th पॉइंट क्या था बच्चों, इंजंक्शन। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 5 मार्क के लिए कि किसी भी पार्टी ने अगर डिफॉल्ट किया तो आपके पास क्या रेमेडीज है, तो 5 रेमेडी बता दीजिए। पहला कौन सा रेमेडी था बच्चों, अपन ने बताया था। सबसे पहले फर्स्ट रेमेडी था कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड था क्वांटम ऑफ मेरिट, जितना परफॉर्म किया उतना क्लेम कीजिए। तीसरा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। फिर चौथा है इंजंक्शन। चौथा कौन सा है, इंजंक्शन। एंड लास्ट और एक बचा था कौन सा बच्चों, और एक अपन ने पढ़ा था, वो था फोर्थ एक वाला, फिफ्थ वाला एक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके नीचे नहीं दिया है शायद, वो आगे नीचे गया। तो मैं और एक पॉइंट बताता हूँ आपको जिसमें आप क्लेम कर सकते हो। वो डैमेजेस तो अपन ने पढ़ लिया ऑलरेडी। अब आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट याद रखना बच्चों, एग्जाम में 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। और आप में से जितने भी लोग हैं ना कॉन्टिंजेंट में अटक जाते हैं ना, तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए हूँ। कॉन्टिंजेंट का बहुत सिंपल मीनिंग बताता हूँ। अगर आपको एग्जाम में कॉन्टिंजेंट पे कहीं भी क्वेश्चन आया, किस पे, कॉन्टिंजेंट, चलिए मेरे साथ आप भी लिख लेना। कैसे भी क्वेश्चन आ दीजिए, इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको। क्या बताता हूँ, इसका फॉर्मूला बताता हूँ। ये फॉर्मूला कहीं भी चिपका देना, 5 मार्क कन्फर्म है आपके। कॉन्टिंजेंट पे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। मुझे समझ ना आता बच्चों को दिक्कत क्यों आती है, बच्चे बोलते हैं सर लिखना नहीं आता है। क्या लिखना नहीं आता, पहला पॉइंट। अब कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये तो सबको पता है। कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंडीशंस होता है। यहाँ पे क्या होते हैं, कंडीशंस। सर कंडीशंस क्या होते हैं, अनसर्टन। देखिए मैं कितना सिंपल लैंग्वेज में आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। एग्जाम में जाके सिर्फ स्टेटमेंट बताना है कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट द कंडीशंस विच इज अनसर्टन। इसमें कंडीशंस क्या होती है, एक तो होता है हैपनिंग इवेंट, एक तो क्या हो सकता है हैपनिंग इवेंट, एंड दूसरा हो सकता है नॉन हैपनिंग इवेंट। या तो हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता है। हो गए 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स बना दिए मैंने एग्जाम में। इट इज़ नथिंग बट द हैपनिंग नॉन हैपनिंग इवेंट। कितना ईजी पॉइंट है लिखना, क्यों आपको डिफिकल्ट लगता है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ध्यान सुनना। अब इसमें क्या है, हैपनिंग नॉन हैपनिंग नहीं है, बट ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसका आप एग्जाम्पल देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कितना इजी है। इंश्योरेंस जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, कितना इजी आंसर राइटिंग है, मुझे बताओ। एग्जाम में 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है, इससे इजी क्या लिख सकते हो, 5 में से 5 मार्क मिलेंगे। मैं जब सीएस में लॉ के आंसर लिखता ना, मुझे 5 में से 5 मिले। हाँ 1 मिनट, अब आपको विजिबल नहीं होगा, जस्ट 1 मिनट। अच्छा आपने बता दिया, 1 मिनट। अब देखिए, चलिए अब देखिए ये 5, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए। अभी दिखेगा आपको शायद, पहला है कंडीशंस, सेकेंड है हैपनिंग नॉन हैपनिंग इवेंट, एंड तीसरा होता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो आप एग्जाम्पल दे सकते हो एग्जाम में। अगर मैं अभी 4th पॉइंट की बात करूँ बच्चों, 4th पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो मेरा 4th पॉइंट क्या बनेगा, 4th पॉइंट बनेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है हैपनिंग इवेंट। बच्चों ध्यान सुनना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है हैपनिंग इवेंट तो वो इवेंट होना चाहिए, मतलब वो इवेंट हैपनिंग होना चाहिए। अगर वो इवेंट हैपनिंग हुआ तभी ये वैलिड है। इसका मतलब अगर वो इवेंट नॉन हैपनिंग हुआ, मतलब वो इवेंट नहीं हुआ,
तो ये क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल बताओ, ध्यान सुनना, ठीक है। सुनिए, कोई एक इंसान का मैंने इंश्योरेंस निकाला था, उन्होंने बोला था अगर ये इंसान की डेथ हो जाती है तो आपको पैसा मिलेगा। अब मुझे एक बात बताइए, वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्स कब करूंगा, जब वो इंसान मरना चाहिए। मतलब मैं तो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, मैं तो बोलेंगे सर कितने बुरे हैं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। आपने किसी का इंश्योरेंस निकाला, एंड जिसका इंश्योरेंस निकाला उसमें कंडीशन क्या है कि वो इंसान अगर मर गया तो आपको पैसा मिलेगा। अब मुझे एक बात बताए, वो इंसान अगर नहीं मरा, क्या आपको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो इवेंट होना चाहिए तो वो नहीं हुआ, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा, आप उसे एनफोर्स नहीं कर सकते। समझा आप लोगों को? अब नेक्स्ट फिफ्थ कंडीशन क्या बच्चों, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है नॉन हैपनिंग इवेंट, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है नॉन हैपनिंग इवेंट, तो वो इवेंट नॉन हैपनिंग ही होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। एग्जाम्पल बता दो, मैंने मेरे गाड़ी का इंश्योरेंस निकाला, मैंने मेरे गाड़ी का इंश्योरेंस निकाला, अगर मेरी गाड़ी चोरी हो जाती है या मेरी गाड़ी कोई लेके जाता है एंड वापस नहीं आती है तो उस केस में मुझे पैसा मिलेगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मेरी गाड़ी वापस नहीं आएगी तो मुझे पैसा मिलेगा, तो मतलब गाड़ी नहीं आना ये नॉन हैपनिंग इवेंट है, बट अगर गाड़ी आ गई मतलब हैपनिंग इवेंट होगा तो पैसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपकी गाड़ी वापस नहीं आनी चाहिए तभी आपको इंश्योरेंस मिल सकता है। तो जिस कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा होगा कि हैपनिंग इवेंट है तो वो इवेंट होना चाहिए, अगर नॉन हैपनिंग लिखा है तो वो नॉन हैपनिंग ही होना चाहिए, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। कितने पॉइंट हो गए? 5। मुझे बताइए, एंड आप इंट्रोडक्शन में क्या डाल सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है वो आप इंट्रोडक्शन में चिपका सकते हो। खत्म। कितना इजी। और जिन बच्चों को लगता है सर एग्जाम डिफिकल्ट है, काहे कि डिफिकल्ट है, ऐसे इजी तो क्या होना चाहिए। चलिए, समझा सब लोगों को यहाँ तक? मैं क्लियर तो आगा फिर सबको समझ गया यहाँ तक अपने जो भी पढ़ाएं? चलिए आगे जाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया हैपनिंग नॉन हैपनिंग इवेंट का बेसिक डिटेल्स बता दिया। देखिए, अब एग्जाम में कभी कभी ना कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों में डिफरेंस पे आता है। और मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी के लिए बेनिफिट होता है, एंड वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली सट्टाबाजी के लिए होता है। तो वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें पार्टी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पार्टी को सिर्फ इसमें इंटरेस्ट होता है जीतेंगे या हारेंगे, बाकी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। समझा आप लोगों को? तो ये आप एक डिफरेंस पढ़ लेना, एग्जाम में 5 मार्क का डिफरेंस आता है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब आते हैं बच्चों क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको इसको बहुत अच्छे से नोट्स बना के देगा हूँ। ये एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। कितने मार्क का क्वेश्चन आता है? 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। ध्यान से लिखना बच्चों, आप भी मेरे साथ। क्या बोला मैंने? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, पहले आप इंट्रोडक्शन लिख देना कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है? ये आपका पहला पॉइंट बन जाएगा। फिर सेकेंड पॉइंट, ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो पहले इंट्रोडक्शन में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बता दीजिए एज पर सेक्शन 2H। तो पहले आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बता देना कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, विच एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ। सिंपल सी चीज़ है। मेरे को अगर एग्जाम में क्वेश्चन दिख गया तो मैं अगर स्टूडेंट होता आपकी तरह, मैं अगर आपकी तरह स्टूडेंट होता तो मैं कैसे लिखता? सेक्शन 2H, एज पर सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, क्या लिखने का? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। बस इंट्रोडक्शन में मैंने पॉइंट ऐड कर दिया। क्या कर दिया? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एक सिंपल पॉइंट ऐड कर दिया इंट्रोडक्शन में। सेक्शन 2 सबसेक्शन H, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। खत्म। दो है तो कॉन्ट्रैक्ट है, 2H, सेक्शन कितना ईजी है। फिर अपन आएंगे मेन फैक्ट्स के ऊपर कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। बच्चों, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट लिखने के पहले आपको पता है अपन नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं। तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। अपन नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं? सबसे पहले फर्स्ट सामने वाले पार्टी को क्या देते हैं? ऑफर, सेक्शन 2 सबसेक्शन A। सामने वाले पार्टी को क्या देते हैं? ऑफर, सेक्शन 2 सबसेक्शन A। पहला नॉर्मल ऑफर कैसे देते हैं अपन? किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं? ए, उसको ऑफर दीजिए। ए ऑफर देने के बाद उसका क्या चाहिए? कंसेंट, सेक्शन 13।
जो 13 वो मेरा बनने वाला है। सेक्शन 13 कंसेंट के बाद दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, प्रॉमिस, टू बी और नॉट टू बी। फ्यूचर में होता है प्रॉमिस या टू बी नॉट टू बी। फिर एक दूसरे के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मतलब सर हम क्या करेंगे एक दूसरे के लिए, प्यार मोहब्बत नहीं बेटा, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा यही मौका है। मतलब आपको करना पड़ेगा कंसिडरेशन एक दूसरे के लिए। सेक्शन कौन सा है, 2D। सेक्शन कौन सा है, 2D, कंसिडरेशन 2D। फिर दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, फिर दोनों के बीच में बन जाएगा एग्रीमेंट, 2E। क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट, 2E। एंड लॉ से अगर इसे एनफोर्स कर देंगे, लॉफुली से एनफोर्स कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बस इतना अगर आपने डायग्राम निकाल दिया ना भाई साहब, वाह, लॉलीपॉप आंसर है। अगर आपने ऐसे एग्जाम में लिख दिया तो ये लॉलीपॉप आंसर माना जाएगा। आपने बता दिया डायग्राम में कि कॉन्ट्रैक्ट का सीक्वेंस क्या है। अब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में इसके अपोजिट में होता है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके अपोजिट में होता है, इसमें ये कुछ नहीं होता है, मतलब ये सब उसमें एब्सेंट होता है। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि एब्सेंस ऑफ, क्या लिखेंगे, एब्सेंस ऑफ अबव प्रोविजन। एब्सेंस ऑफ अबव प्रोविजन मतलब सर क्या, एब्सेंस ऑफ अबव प्रोविजन मतलब क्या सर, इसका मतलब आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो। मतलब आपको कोई ऑफर नहीं देता, आपसे कोई कंसेंट नहीं मांगता, आपका कोई कंसिडरेशन नहीं फिक्स करते हो, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो सर। ऐसे कैसे सर, बताता हूँ ना मैं, टेंशन क्यों। तो एब्सेंस ऑफ अबव प्रोविजन, आप डायरेक्ट किस में आते हो, कॉन्ट्रैक्ट में आते हो। और ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब जो रूल्स है वो कौन डिसाइड करता है, वो लॉ डिसाइड करता है। क्योंकि आपने अगर टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड नहीं की है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। एंड जहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे कितना पैसा देना है। तो उसके लिए लॉ इंपोज करता है आपके ऊपर ड्यूटीज। कौन इंपोज करता है ड्यूटीज आपके ऊपर, लॉ इंपोज करता है आपके ऊपर ड्यूटीज। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, इससे अच्छा अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि लॉ इंपोज ड्यूटी। लॉ क्या करता है, आपके ऊपर इंपोज करता है ड्यूटीज को। जनरल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, जनरल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि मैंने क्या करना चाहिए, आपने क्या करना चाहिए, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। बट यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, डायरेक्ट आप कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं, तो इसका मतलब ये लॉ इंपोज करता है आपके ऊपर ड्यूटी, क्या परफॉर्म करना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान सुनो, एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान सुनो। अब फॉर एग्जाम्पल, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे रास्ते में रिमोट मिल गया, मैंने वो उठा लिया, किसका मुझे पता नहीं था, मैंने मेरे पास रख दिया। अब ये जब मेरे पास रख दिया, ये मैं इसका ओनर हूँ क्या, नहीं। मतलब ये अगर रिमोट मैंने उठा दिया, इसका मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास आ गई, मतलब मैं इनडायरेक्टली इसमें आ गया। इसका मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट में आ गया बिकॉज ये रिमोट मुझे उसको देना पड़ेगा जो इसका ओनर है। बट ये रिमोट जब तक मेरे पास है, इसका कोई भी डैमेज होगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। भाई साहब ये फ़ोन मेरा नहीं था, रिमोट मेरा नहीं था, किसी और का था, बट जस्ट मैंने उठा लिया, मैं कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। बट ये ड्यूटी कहाँ पे लिखी थी कि मैंने इसको अच्छे से रखना चाहिए, इसको डैमेज नहीं करना चाहिए, लॉ में लिखा है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट होता तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता। बट ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना है जो लॉ में लिखा है, इसकी ड्यूटीज। तो समझा गया आप लोगों को पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कि आप दोनों डिसाइड करते हो कि आपके ड्यूटीज क्या है, मैं कितना पैसा दूंगा, आप कितना पैसा दोगे, ये अपन जनरली कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड करते हैं। बट क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट आपके लॉ में प्रोविजंस होते हैं कि आपने ये करना चाहिए। मैंने फ़ोन उठा लिया किसी का, मेरे अकाउंट पे किसी से गलती से पैसे आ गए, कल रात को मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आ गए, तो मुझे वो पैसा देना पड़ेगा, वो मेरा पैसा नहीं है, बट मैं एक्सीडेंटली उस कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। क्योंकि पैसा आने के पहले उसने थोड़ी पूछा था मुझे, अक्षय सर 5 करोड़ रुपए भेजू क्या, वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट पे आए पैसे, इसका मतलब मैं डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंसान कुछ नहीं बोलता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, एंड जहां पे ड्यूटीज जो इंपोज की जाती है बिकॉज ऑफ लॉ। इसके एग्जाम्पल आप एग्जाम में दे सकते हो, क्या लिख सकते हो, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, मेरे अकाउंट में किसी ने गलती से पैसे भेज दिया, किसी और के गुड्स को मैंने यूज कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो आप क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में दे सकते हो। समझे सभी लोगों, जितने भी ऑनलाइन में प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इन द चैट बॉक्स यस इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसके बेसिस पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा। सब लोग रेडी हो,
मेरे साथ सब लोग अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे जल्दी से, तो आपकी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगी, आपको मज़ा आ जाएगा। सर आपने आज मेरे 5 मार्क बना दिया, अपनी लाइफ बना दी। आप एकदम खुश हो जाओगे क्वेश्चन देख के, है कि नहीं? ये क्वेश्चन देख के आप मज़ा आ जाएगा, आपको बोलेगी सर क्या मज़े ही मज़े है सर। मैं एग्ज़ाम के सेम टू सेम आपको क्वेश्चन दिखा दो, ठीक है? तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी मज़ा आता है। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, वाह क्या लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कितने मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है बच्चों? कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा है? 7 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 7 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है बच्चों, 7 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 7 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा बच्चों? ए एंड बी एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई द यूनिक आइटम। यूनिक आइटम मतलब जो मार्केट में कहीं नहीं है, स्पेशल है, इमोशनल अटैचमेंट है, अल्टरनेट ऑफ विच इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। ए रेफ्यूज टू सप्लाई एग्रेड यूनिक आइटम। ए ने रेफ्यूज कर दिया वो आइटम देने के लिए बी को। व्हाट डायरेक्शन कुड बी गिवन बाय द कोर्ट फॉर द ब्रीच ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट क्या डायरेक्शन देगा? कोर्ट कुछ नहीं बोलेगा, कोर्ट बोलेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कितना टाइम पास क्वेश्चन पूछा, 7 मार्क के लिए पूछा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या इंट्रोडक्शन में बता दीजिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बता दीजिए, देन व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल बता दीजिए, इंजंक्शन, परफॉर्मेंस, रिसेशन, फिर उसमें से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को बता दीजिए कि ये कब अप्लाई होता है। 7 मार्क का क्वेश्चन पूछा। मुझे बताइए क्या दिक्कत है इसमें? इससे और इजी क्या क्वेश्चन आपको देना चाहिए? इतनी इजी क्या एग्जाम हो सकती है, मुझे बताइए। आप कहते हो डिफिकल्ट है, कहाँ से डिफिकल्ट है भाई साहब? इससे इजी तो नहीं हो सकता कुछ। ये देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा? 6 मार्क के लिए, सेम क्वेश्चन पेपर में 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा है? व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम मेरिट, स्टेट द केसेस वेयर द क्वांटम मेरिट अराइजेस। पहला केस क्या है? जिसने डिफॉल्ट किया वो क्लेम नहीं कर सकता। दूसरा, जितना आपने परफॉर्म किया उतना क्लेम कर सकते हो। तीसरा, अगर परफॉर्मेंस सेपरेट कर सकते हो, सेपरेबल है, तो आप क्लेम कर सकते हो। अगर सेपरेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? अगर आप सेपरेबल नहीं है तो क्या कर सकते हो? लमसम अमाउंट मांग सकते हो उससे। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, और कितने मार्क के लिए पूछा है? 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। मुझे बता, इससे इजी क्या पेपर देना चाहिए अभी आप? इतना कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए कि यार ऐसी एग्जाम तो कितनी मतलब छोटी एग्जाम है आप लोगों को, क्यों आपको इतना डिफिकल्ट लगता है गाँव में कि और डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट है? अगर कंसेप्ट क्लियरिटी अच्छी हो ना तो कोई भी एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि पास होने वाली इंसान है आप, कोई भूत नहीं हो। क्या आपको बताओ, आप लोग डरते बहुत है सिर्फ। ये देखिए, अब देखिए ध्यान सुनना, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। कितने मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है? 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा है? 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है। राहुल फाउंड अ स्मार्ट वॉच। राहुल को स्मार्ट वॉच मिला। अभी राहुल को स्मार्ट वॉच मिला। ही इंक्वायर्ड अबाउट द कस्टमर्स प्रेजेंट बट ट्रू ओनर कुड नॉट बी फाउंड। उसने सबको पूछा किसका है, किसका है, किसका, कोई नहीं बोला। फिर उससे क्या किया राहुल ने? जो रेस्टोरेंट मैनेजर उसको दे दिया कि भाई साहब अगर कोई आएगा ना तो बता देना ये उसका है। तो भाई साहब मतलब इसका एग्जाम्पल बता दो मैं क्या हुआ। ध्यान सुनिए, इस केस को मैं बताता हूँ, एक बहुत सिंपल वर्ड में बताता हूँ। मैं रेस्टोरेंट में गया था खाना खाने के लिए, वहाँ पे मुझे किसी का रिमोट मिल गया। अब वो रिमोट किसका मुझे नहीं पता था, तो मैं वहाँ पे जो रेस्टोरेंट था, वहाँ पे जो मैनेजर था उनके पास बोला कि ये रिमोट किसी और का गिरा है यहाँ पे, तो कोई आ जाएगा तो उसको दे देना। तो उसने बोला ठीक है। तो मैं नेक्स्ट दिन वापस गया पूछने के लिए क्या आपको कोई मिला, कोई आया आपको मांगने के लिए? उसने बोला नहीं आया अभी तक। तो फिर मैंने उस रेस्टोरेंट वाले को बोला कि वो रिमोट वापस दीजिए मेरे पास। रेस्टोरेंट वाला बोला नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे दूँ आपको, मैं कैसे दे सकता हूँ आपको? मैंने बोला भाई साहब ये रिमोट मैंने आपको दिया था, एंड याद रखना ये रिमोट आपका नहीं है, बट ये रिमोट जिस दिन मैंने उठाया था उस दिन मैं इस कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में आ गया था, और लॉ ने इम्पोज किया ड्यूटी मेरे ऊपर कि जब तक इसका ट्रू ओनर नहीं मिलेगा तब तक मुझे इसकी केयर लेना है, तब तक मेरे ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये रिमोट मैनेजर ने मुझे वापस देना चाहिए। कितना ईजी क्वेश्चन पूछा, 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा।
क्या आप लोग टेंशन लेते हो ऐसे क्वेश्चंस को देख के? हट, चलिए आ जाइए। आज के बाद मेरे सामने कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। क्या बोला बच्चों? अब ध्यान से सुनना। क्लेम फॉर नेसेसिटी सप्लाई टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। मतलब भाई साहब, किसी एक घर में बेचारा बच्चा भूखा है, किसी एक घर में बेचारी माँ भूखी है, किसी एक घर में बेचारा बाप भूखा है, तो उस केस में अगर कोई बाजू वाला आके उनको खाना देता है तो कल जाके वो पैसा मांग सकता है, बट उतना ही पैसा मांग सकता है जितनी उस मम्मी की पापा की असेट हो सकती है। समझ रहे हैं आपको? ये बेसिक नेसेसिटी पे क्वेश्चन आया, 5 मार्क का केस हुआ आता है। मैं आपको एक ही केस हुआ सब में बता दूंगा। मैं आपको एक ही अभी जो एग्जाम्पल बताऊँ ना, इसमें सभी केसेस कवर हो जाएंगे। ध्यान सुनना। मैं आपको अभी 3 एग्जाम्पल बताऊं। एक बच्चा 17 साल का, एक है अनसाउंड माइंड, पागल है बेचारा, पागल है पागल। एक है ड्रंक, ठीक है। तीसरा एक इंसान है इंसॉल्वेंट, ठीक है। अब ये सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनना। अब फॉर एग्जाम्पल दे आर इनकैपेबल टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, दे आर इनकैपेबल टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो इनके लिए ना, इन बिचारों के लिए मैंने क्या किया? पैसा खर्च किया। मैंने क्या किया? इनके ऊपर पैसा खर्च किया, इन बेचारों के ऊपर मैंने पैसा खर्च किया। सर आप बहुत अच्छे इंसान हो। हाँ, मैं बचपन से ही हूँ। तो मैंने इनके ऊपर बहुत पैसा खर्च किया, वैसे खाना दिया, पीना दिया, पानी, उनके एजुकेशन, मेडिकल, सब कुछ दे दिया। अब मेरे जेब से पैसा गया 10 लाख रुपए। मेरी जेब से कितना पैसा गया? 10 लाख रुपए गया। सर मैं कितना पैसा रिकवर कर सकता हूँ इन लोगों से? मैं इन लोगों से उतना ही पैसा रिकवर कर सकता हूँ, इनके पर्सनल नाम पे जितने भी एसेट होंगे ना, पर्सनल नेम पे जितने भी एसेट होंगी उतना ही क्लेम कर सकता हूँ। सर इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इस बच्चे के पास 5 लाख की प्रॉपर्टी है, तो मैं सिर्फ 5 लाख रिकवर कर सकता हूँ, बाकी के 5 लाख भूल जाइए, आप पढ़ भूल जाइए सब, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी 5 लाख है। तो यहाँ पे कोई पर्सनल लायबिलिटी अराइज नहीं हो सकती, बिकॉज वो बच्चा है। सेम बाकी होगी, अगर मैं बात करूं उनकी जितनी प्रॉपर्टी, आप उतना ही पैसा रिकवर कर सकते हो, बाकी पैसा आपको नहीं मिल सकता भाई साहब उस केस में। समझा? तो बेसिक नेसेसिटी का एग्जाम में केस लाया तो मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूं, तो आप याद रखना, ठीक है। ये अपना पहला सिचुएशन होगा जिसमें क्या हुआ है? थर्ड पार्टी हुआ है। अब नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल बताता हूं, दैट इज पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। अब क्या, ये बहुत एग्जाम्पल बताओ, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एग्जाम में एक केस आई है। अब ये मैं ओनर हूँ, ये कौन है? ये प्रॉपर्टी का ओनर है, ठीक है। इसने जो अपनी जगह है वो रेंट पे दी है। अपनी जो जगह है वो क्या दी है? रेंट पे दी है। किसको दी है? ए ने अपनी जगह बी को दी है। ए ने अपनी जगह बी को दी है। तो अभी बी कौन है बच्चों इस प्रॉपर्टी में? बी इस प्रॉपर्टी में टेनेंट है। बी कौन है इस प्रॉपर्टी में? टेनेंट है। तो ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को दी, तो बी कौन है? टेनेंट है। अब ध्यान से सुनना, इस प्रॉपर्टी के ऊपर जितने भी टैक्सेस है, म्युनिसिपल टैक्सेस, वो किसने पे करना चाहिए? म्युनिसिपल टैक्सेस वो बेसिकली ए ने पे करने चाहिए। बट हुआ क्या कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आए थे, उन्होंने इस असेट को सीज करने की बात की। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने सीज करने की बात की। अब इस घर पे कौन रहता है? टेनेंट रहता है। तो इस घर में इंटरेस्ट किसका है? टेनेंट का है। भले ओनर नहीं है, बस उसका इंटरेस्ट है वहां पे। तो जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले घर पे आए थे टैक्स मांगने के लिए, तो उस केस में जो इंटरेस्टेड इंसान था उसने पेमेंट दिया। मतलब जो टेनेंट था उसने अपनी जेब से पैसा दे दिया वो टैक्स का। अब मुझे एक बात बताइए, तो ये जो टेनेंट है ना, जिसने पैसा दिया ना आउट ऑफ द बॉक्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, फिर भी उसने पैसा दिया अपनी जेब से। तो बी कैन रिकवर द सेम अमाउंट फ्रॉम द ए। तो बी वो सेम अमाउंट किससे रिकवर कर सकता है? ए से कवर कर सकता है, जो इस कंपनी का, इस प्रॉपर्टी का कौन है? ओनर है। तो आपको समझा ना इंटरेस्टेड पार्टी का मतलब क्या होता है? कि इंटरेस्टेड पार्टी का मतलब जिसको उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, बट उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है, तो जनरली टेनेंट हो सकता है। तो ये आप एग्जाम्पल कह रहे हो ना, सेम टू सेम एग्जाम्पल एग्जाम में आया है। सबको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों, दैट इज ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिटियस एक्ट। नॉन ग्रेटिटियस एक्ट मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए मैं आपको एक सिंपल बात हूँ, जो चीज़ मेरी नहीं है मैं उसको एंजॉय नहीं कर सकता।
सिंपल सी बात है। मेरे घर के नीचे किसी ने गाड़ी रख के गया, उसको चाबी वैसा ही था, मैंने गाड़ी स्टार्ट किया, चक्कर मार के आ गया, मैंने वो काम कर दिया, सब कुछ काम उस गाड़ी पे कर दिया। अब नॉन ग्रेटिटुडियस एक्ट मतलब ऐसे गुड्स के ऊपर हक जमाना जो आपकी नहीं है, आपने उसका बेनिफिट एंजॉय किया, तो आपने जो एंजॉयमेंट किया उस गुड्स के ऊपर वो आपको वापस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, पर्सनल लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन नॉट इंटेंड टू डू ग्रेटिटुडियसली सच अदर पर्सन एंजॉय द बेनिफिट बाउंड टू पे द कंपनसेशन। तो आपको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल बताता हूँ, ध्यान सुनना, एक बहुत अच्छा केस हुआ बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था, एक कंपनी में एक एम्प्लॉय था। अब उस एम्प्लॉय को करप्शन या कुछ फ्रॉड के केस में उसको सस्पेंड किया था। अब कोई एम्प्लॉय को फ्रॉड के केस में सस्पेंड किया गया था, वो एम्प्लॉय उस एक महीने के लिए सस्पेंड था। अब एक महीना उसने काम नहीं किया, उस एक महीने में उसको पैसा भी आया था अकाउंट पे कंपनी की तरफ से, गलती से सैलरी आ गया, गलती से उसका जो पेमेंट है वो आ गया उसके अकाउंट पे। मुझे एक बात बताइए, उसने काम तो नहीं किया है वो महीने में, बिना काम किए उस महीने में उसको पेमेंट आ गया, इसका मतलब वो नॉन ग्रेटिटुडियस एक्ट है, मतलब विदाउट हैविंग अ राइट, फिर भी आपने एंजॉय किया। तो ऐसे केसेस में उसको जो पेमेंट आया वो वापस देना पड़ेगा कंपनी को। तो याद रखना, अगर कल जाके आप ऐसा कोई बेनिफिट एंजॉय करते हो जो नॉन ग्रेटिटुडियस एक्ट है, मतलब आप डिजर्व नहीं करते हो, आपका राइट नहीं है, फिर भी आपके पास वो पैसा आता है, तो उस केस में आपने जो एंजॉय किया वो पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। तो एग्जाम में केस हुआ बता देना, शाम लाल वर्सेस, शाम की लाल हो चुकी थी क्योंकि फ्री में पैसा यूज किया था शाम ने, शाम की क्या हो चुकी थी, लाल हो चुकी थी। तो यार अपना एग्जाम अगर केस लॉ लिखना है तो क्या लिखने का, श्याम लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो इसको एक महीने के लिए सस्पेंड किया गया था, उसके अकाउंट पे कंपनी से पैसा आया था, फिर भी उसने इस पैसे को यूज किया, तो वो पैसा उसको देना पड़ेगा बिकॉज उसने काम ही नहीं किया था। तो उसे कहेंगे नॉन ग्रेटिटुडियस एक्ट कहेंगे। ये मैंने बता दिया था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर गुड्स। चार्ट बुक में मैंने बहुत अच्छी अच्छी फोटो डाली था आपको समझने के लिए। मैंने बता दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर गुड्स, अभी आपने एग्जाम्पल भी देखा मॉक टेस्ट पेपर में, सी में 5 मार्क के लिए आता है। मनी पेड बाय द मिस्टेक अंडर कोरिजन, मतलब मुझे किसी ने कनपट्टी पे बंदूक रखा और बोला अक्षय सर 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कीजिए, मैंने कर दिया ट्रांसफर। ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब इसको आप कैंसिल कर सकते हो एंड पैसा वापस ले सकते हो। तो इस केस में जो पैसा गया उसको वापस रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मिस्टेक की थी ये गलती से हुई थी, ये पैसा आपको वापस आ जाएगा। समझा आप लोगों को? चलिए, अभी क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, ये एग्जाम में 5 मार्क के लिए आता है, तो एक बार पढ़ लेना इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, आप ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम में पता नहीं क्योंकि ये ओल्ड सिलेबस में नहीं था, ये अभी के नए सिलेबस में इसको ऐड किया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अभी बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट आता है इंडेमनिटी पे, बट वो डाउट आपके सब मैं आज क्लियर कर दूंगा इंडेमनिटी के। ठीक है, चलिए अपन आएंगे अभी इसको अच्छे से डिटेल करेंगे। इसके मैं आपको डायरेक्ट ना पॉइंट्स बना के देता हूँ, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ना बेसिकली 3 टाइप, मतलब 3 पार्टीज होती है बेसिकली। देखिए 3 इंसान है, 1 2 3। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, अब इंडेमनिटी बहुत सीधी चीज बताओ। देखिए 3 इंसान होते हैं, एक होता है इंडेमनीफायर, एक कौन होता है बच्चों, इंडेमनीफायर होता है। ठीक है, इंडेमनीफायर। दूसरा कौन होता है, इंडेमनीफाइड पर्सन होता है। दूसरा कौन होता है, इंडेमनीफाइड पर्सन होता है। तीसरा कौन होता है बच्चों, तीसरा होता है इंडेमनिटी होल्डर होता है। तीसरा कौन होता है, इंडेमनिटी होल्डर होता है। ध्यान से सुनना, अभी ध्यान सुनना। जो इंसान किसी और के इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो इंसान किसी और की लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसे इंडेमनीफायर कहा जाता है। जो इंसान किसी और की लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसे इंडेमनीफायर कहा जाता है। और जिसका लॉस सिक्योर किया जाता है, जिसका लॉस सिक्योर किया जाता है उसे इंडेमनीफाइड कहा जाता है, उसे इंडेमनीफाइड कहा। एंड ये लॉस जिसके अगेंस्ट सिक्योर किया जाता है, मतलब जिसको पैसा देना चाहिए लॉस होने के बाद, तो वो क्या कहा जाएगा, उसे इंडेमनिटी होल्डर कहा जाएगा। मतलब इसको पैसा देना पड़ेगा अगर कल जाके कुछ भी लॉस हुआ तो। समझा आपको? 3 इंसान होते हैं, कौन से 3 इंसान,
पहले इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड एंड इंडेमनिटी होल्डर। तो जो इंसान गारंटी देता है वो इंडेमनीफायर होता है, जिसको गारंटी देता है वो इंडेमनीफाइड होता है, एंड जिसको पैसा देना पड़ेगा लॉस होने के बाद वो इंडेमनिटी होल्डर होता है। कितना सिंपल है मुझे बताइए। एग्जाम में 3 लाइन तो इसकी बन जाएंगी, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये इंडेमनिटी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बेसिकली अगेंस्ट द लॉस, लॉस को सिक्योर करने के लिए, टू कंपेंसेट द पार्टी, पार्टी को कंपेंसेट करना चाहिए। अगर लॉस होगा तो उसको पैसे देना चाहिए। वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव, एक पार्टी प्रॉमिस करता दूसरे पार्टी को सेव करने के लिए, बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। वो खुद परफॉर्म करते समय उससे गलती हो सकती है, कोई तीसरे इंसान से भी गलती हो सकती है। द पार्टी हु प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई, हु इज प्रॉमिस टू सेव अगेंस्ट द, उसे क्या करेंगे? इंडेमनीफाइड कहा जाएगा। मैंने बताया था आपको। बट जो नेचुरल लॉस होंगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्ट ऑफ द गॉड, ऊपर से बारिश आ गई, तो उसमें इंडेमनीफाइड भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड में आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है बच्चों? एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। कितना ईजी मुझे बताइए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, तो सिंपल सा पहला पॉइंट, टू सिक्योर द लॉसेस, टू कंपेंसेट द पार्टी हु सफर द लॉस। द पार्टी हु सिक्योर द लॉस इज इंडेमनीफायर, to whom the loss is secure indemnified, and the loss who has suffered indemnity holder। 5 पॉइंट तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। आप एग्जांपल दे सकते हो, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, आग लग गई, कितने इजी है भाई साहब। अब जो इंडेमनिटी होल्डर है ना, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सू, आप इंडेमनिटी होल्डर कब सू कर सकता है, कौन से केसेस में? देखिए, रिकवर फ्रॉम द प्रॉमिसर। आप प्रॉमिसर ने डिफॉल्ट कर दिया, प्रॉमिसर ने परफॉर्म नहीं कर दिया, तो इस केस में जो इंडेमनिटी होल्डर है ना, इंडेमनिटी होल्डर, वो क्या क्या क्लेम कर सकता है? इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। सब डैमेजेस कवर कर सकता है जो सूट के लिए चाहिए, कोई भी केस फाइल करने के लिए जितना भी डैमेजेस है। देन ऑल कॉस्ट, मतलब एडवोकेट अपॉइंट करना, उसका पूरा कॉस्ट इसमें कवर किया जाएगा। कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट्स, अगर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी कुछ पैसा देना पड़ रहा है तो वो भी पैसा इसके अंडर आ जाएगा। एंड ये लायबिलिटी कब स्टार्ट होगी? इसकी लायबिलिटी कमेंस होगी एज सुन एज द लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर बिकम्स एब्सोल्यूट एंड सर्टेन। मैं आपको बहुत सिंपल चीज वर्ड बताऊँ, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनना, सुनिए ध्यान से, ठीक है। अभी लायबिलिटी कब स्टार्ट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मैं आपको रिमोट बेचने वाला हूँ, मैं आपको रिमोट बेचने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा दोस्त खड़ा है, ध्यान से ना, यहाँ पे मेरा दोस्त खड़ा है। ये दोस्त मेरी गारंटी दे रहा है, मतलब मेरा दोस्त कौन है? इंडेमनीफायर। मैं कौन हूँ? इंडेमनीफाइड। और आप कौन है? इंडेमनिटी होल्डर हो आप, ठीक है। अब ध्यान सुनना, आपने मुझे गुड्स बेचा, मैं आपको पैसे देने वाला हूँ। आपने मुझे ये गुड्स बेच दिया, मैं आपको पैसे देने वाला हूँ। अगर मैंने आपको पैसा नहीं दिया, ध्यान से सुनना, ये एक रिमोट, इसकी कॉस्ट कितनी? 100 रुपये कॉस्ट है। आपने ये मुझे रिमोट बेच दिया, अब ये रिमोट का पैसा मैं आपको नहीं देता हूं, इसका मतलब कितनी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी? 100 रुपए। अब ये लायबिलिटी किसकी बन जाएगी? इधर देख, ये दोस्त खड़ा है यहाँ पे, तो लायबिलिटी इसकी बन जाएगी, मतलब इंडेमनीफाइड की बन जाएगी। तो आपकी लायबिलिटी कब स्टार्ट हुई? जब उस पार्टी ने डिफॉल्ट किया, मतलब मैंने डिफॉल्ट किया, एंड डिफॉल्ट करने के बाद आपकी अमाउंट सर्टन हो गई, उस केस में लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है इंडेमनीफाइड की। समझा आप लोगों को? कितना इजी है मुझे बताइए, लायबिलिटी कब स्टार्ट होती है? इट्स वेरी इजी कंसेप्ट, बहुत इजी है इसको रिवाइज करने के लिए। समझा? तो आपने आज इंडेमनिटी खत्म कर दिया। किसी को कोई डाउट है इंडेमनिटी के ऊपर? किसी को भी डाउट है इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? चलो अपने केस वाला देखते हो, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। एमटीपी क्वेश्चन, क्या आपको मज़ा आ जाएगा। आज आपके में 10-15 मार्क में कंफर्म करके दिया आज के आज, और ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तुम लोग बहुत टेंशन लेते हो, एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम, क्या है एग्ज़ाम? इतना इजी, इससे और इजी क्या क्वेश्चन पेपर डालना चाहिए एग्जामिनर ने, मुझे बताइए।
एक ही मिनट, एक क्वेश्चन है सिर्फ, मैं आपको दिखा देता हूँ। कहीं तो मैंने कल पढ़ा था, कल ही पढ़ा था मैंने, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक ही मिनट ना, मैं आपको एक क्वेश्चन, हाँ ये देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है। डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, स्टेट द कंडीशंस व्हेन गारंटी कंसिडर एज ए इनवैलिड। मैं बोला ना आपको, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दोनों साथ में ही आता है, एंड 6 मार्क की का क्वेश्चन पूछा है। तो अभी मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, इंडेमनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बनाया, समझा। आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के एक्सेप्शन भी बता दिया। एक्ट ऑफ द गॉड कैन नॉट बी कंसिडर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो आज मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आज क्या कीजिए, घर पे आप लोग सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के पूरे पॉइंट्स लिख लेना। तो कल अपन जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ेंगे ना, तो आपको ईजी होगा डिफरेंस कंपैरिजन करने के लिए। तो ये आज आपका टास्क है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का पॉइंट्स आज आपको लिखना है, कम से कम 10 पॉइंट बनाना है आपको, एंड वो पॉइंट्स दिखा के मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। तो मैं चेक करूँगा, एंड कल अपन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या पढ़ेंगे, गारंटी पढ़ेंगे, तो दोनों का डिफरेंस अपन कर लेंगे। तो शायद इस संडे तक अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, एंड संडे का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो मंडे से अपन सेल ऑफ गुड्स स्टार्ट करने वाले। देन सेल ऑफ गुड्स एक्ट जैसे ही खत्म हो जाएगा, देन विल स्टार्ट टू लिमिटेड कंपनीज एक्ट, फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो नेक्स्ट 15 दिन तक आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा विथ रिविजन। एंड जैसे जैसे केस लो अपना, जैसे सिलेबस आगे बढ़ते जाएगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन वो अपन सब सॉल्व कर देंगे। एंड ये चार्ट बुक जिसको नहीं मिला है, प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट कीजिए अपने क्लास पे। ये कॉन्ट्रैक्ट चार्ट बुक बहुत मैंने मेहनत से बनाई है, तो आप लोगों का चार्ट बुक नहीं मिली है तो एक बार टास्क अकेडमी पे फ़ोन कीजिए, नहीं चार्ट बुक लेके जाइए, प्रिंट निकाल के रखिए, जिसको भी चाहिए, जिसके पास नहीं है। बहुत सिंपल सी है, 100 पेजेस में बनाई है। तो आज की सबके डाउट्स क्लियर है, तो मुझे कल होमवर्क का फ़ोटो भेज देना सब लोग। डन सबका, सबके डाउट्स क्लियर है आज के, कोई किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, तो आप पढ़ते ही रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और टेंशन मत लिए, मैं आपके साथ हूँ। और यार ना, बहुत इजी एग्ज़ाम है, बस आप खुद विश्वास रखिए खुद के ऊपर। एक दिन पक्का आएगा जब सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा, आपको 60+ मार्क्स होंगे, ये गारंटी है मेरी। उस दिन के इंतज़ार कीजिए, आज थोड़ी मेहनत कीजिए, आज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, क्योंकि आज जो कुछ अलग करोगे तो रिजल्ट भी आपका कुछ अलग आएगा बाकी लोगों से। एंड वो दिन आपका सबसे बेहतरीन दिन होगा उस दिन, जब आप वो पासवर्ड डालोगे, नंबर डालोगे, एंड आपका रिजल्ट शो होगा पास। उस दिन के लिए मेहनत है। तो नेक्स्ट 15 डेज में मिलेंगे 70 मार्क्स के लिए। थैंक यू सो मच जो आपने प्यार दिखाया, अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे एंड रिवाइज करते जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड कोई डाउट है तो बिंदास पूछ लेना। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।